हेलो, चलिए क्लास लाइव कीजिए हो। जो है आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन भेज दिए थे, आंसर नहीं डाले हैं। आंसर काहे डालेंगे? आंसर काहे डालेंगे? क्लास में जब बताना है तो आंसर काहे डालेंगे? ठीक है, क्लास में तो बताना ही है, क्लास में तो क्वेश्चन करवाना ही है, इसलिए आंसर नहीं डाले। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कर लेते हैं और फिर जो है चैप्टर 1 के क्वेश्चन को देखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, चलिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल, लैंड। सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार। 3 गुना रॉस द्वीप, रॉस का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस। और फिर नील, नील का नाम बदलकर शहीद। और हेबलॉक, हेबलॉक का नाम बदलकर स्वराज। कितने द्वीप है? कितना परमाणव? 11। परवाल, क्या? परवाल। आकृति घोड़े के नाल। सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट। देश का प्रथम द्वीपीय जिला माजुली। देश का प्रथम द्वीपीय जिला क्या? यह किस नदी द्वारा निर्मित? किस नदी द्वारा? क्या? ब्रह्मपुत्र। न्यूमूर द्वीप किस राज्य में है? ना, गलत है। क्वेश्चन ये होता, न्यूमूर द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? हाँ, भारत और व्हीलर द्वीप किस राज्य में? ओडिशा में ना। इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन? श्रीहरिकोटा द्वीप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। पम्बन द्वीप कहां स्थित है? हाँ, मन्नार की। भारत एवं श्रीलंका के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? कच्चा तीबू द्वीप। कौन द्वीप को लेकर? भारत और श्रीलंका के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? कच्चा तीबू द्वीप। खंबात की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप कौन कौन है? आलिया बेट, खादिया बेट। नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा? आलिया बेट। हिंद महासागर में स्थित कौन कौन से द्वीप है जिन पर यूके, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है? चागोस आर्कीपिलागो, डियागो गार्सिया। कोको द्वीप, हर्ड द्वीप तथा शॉक द्वीप पर किस देश का? ऑस्ट्रेलिया। किस देश का? किन किन द्वीपों पर फ्रांस का अधिकार है? देखिए, देखिए नो, क्रोजेट द्वीप, क्रोजेट द्वीप हो गया, सेंट पॉल द्वीप हो गया, ये सब पर फ्रांस का अधिकार है। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है? सेशेल्स, मॉरिशस। सेशेल्स, मॉरिशस। किस सागर में? अरब। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई। चलिए अब सुनिए, पहला चैप्टर का पीडीएफ कहां मिलेगा? तो पहला चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर। संस्थान का टेलीग्राम चैनल है किस नाम से? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से है। आशुतोष गुप्ता जी, वो दूसरा कोको द्वीप है और ये दूसरा कोको द्वीप के विषय में हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए। आंसर काहे डालेंगे? आंसर करवा रहे हैं तो आंसर डालेंगे कौन चीज का? टेलीग्राम चैनल पर है क्वेश्चन। अगर कहिएगा पहला चैप्टर का क्वेश्चन कहां से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आ जाइए। हाँ, कल क्लास नहीं हुआ था,
एप्लीकेशन पर भी रात में अपलोड करवा देंगे, टेलीग्राम पे जाकर के ले लीजिए, ठीक है। हाँ डाले हैं, टेलीग्राम पे डाल दिए, दिने में डाल दिए थे क्या जी, दिन में ही डाल दिए थे, उस पे नहीं आया है, एकदम आया है, क्या बात करते हैं। पीडीएफ सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, बोलिएगा पीडीएफ सेक्शन में भी डाल देगा जी, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, आ जाइए अब, आ जाइए अब, ऐप पर भी डलवा देंगे, क्लास के बाद डलवा देंगे, ठीक है, आ जाइए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। किसका अंग था? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है यूनानियों ने किया, यूनानियों ने किया, और यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया। कौन भाषा में किया? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा में किया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्याह्न रेखा, भारत की मानक समय रेखा है? 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, डी होगा, 82.5 डिग्री पूरब। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और वहां पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है, वहां पर जो समय होता है वही समय जो है आपको पूरे भारतवर्ष में होता है, उसी को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। तो इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ये सब समझाना होगा ना? एकदम नहीं, सब चीज समझाए हुए हैं। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम आपको नहीं बताए थे, सुनिए, नहीं बताए थे, तो कुछ कुछ ऐसा चीज मिलेगा, कुछ कुछ एका दुका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो नहीं बताए हैं, तो वो आप अपना याद रख लीजिएगा, समझ गए? तो देखिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग में भारत है, तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है यह पूछा जा रहा है। तो विषुवत रेखा से भारत की दूरी है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अगर द्वीप नहीं रहेगा तब 6100 किलोमीटर। तो द्वीप सहित कह रहा है तो आंसर 7516 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई
2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%, 2.42%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10.7, 10.7। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? देखिए, याद कीजिए, पर्वत है 10.7 और पहाड़ है 18.6, 18 तो जोड़िएगा, 7 6 13, 8 1 9, 29.3। आंसर क्या हो जाएगा? 29.3, 29.3। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार? 27.7, 27.7% भूभाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 43.0, 43.0। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील? हाँ, प्रादेशिक जल सीमा के आगे पूछ रहा, 12 होगा। क्या होगा? 12, 12 होगा, 12 होगा। तट रेखा से पूछता तब 24 हो जाता, प्रादेशिक जल सीमा के बाद पूछ रहा है तो 12 होगा। क्या होगा? 12। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी? 200 समुद्री मील। कितना? 200 समुद्री मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे? कितने राज्य? 9, 9 राज्य है। कितने राज्य है? 9 राज्य। जानते हैं ना? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन फटाफट बन रहा है, कोई दिक्कत है? पढ़े हैं, समझ गए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर? कर्क रेखा ना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं ना, वही ना भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भाग में लगभग विभाजित। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आकर्टिक रेखा, आकर्टिक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य ना। जानते ना, गरम छाछ पी तृप्ति मिली। गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जो से झारखंड, पो से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं? ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्या होगा? झारखंड ना। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार से नहीं ना गुजरती? नहीं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक
मुख्य भूमि का दक्षिणी कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट ना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें सभी इन सभी नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को इन सभी नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कैमोरीन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। देखिए कैप कैमोरीन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, रामेश्वरम है लगभग 9-10 डिग्री के आसपास आ जाएगा, इंदिरा कॉल है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्या होगा उत्तर? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट होगा ना, इंदिरा पॉइंट होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग यानी सबसे उत्तरी भाग, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। आदम ब्रिज, आदम ब्रिज मतलब राम सेतु, राम सेतु भारत और श्रीलंका ना, भगवान राम सेतु बना करके गए थे ना जी, राम सेतु। आदम ब्रिज का ही हिंदी है राम सेतु, आदम ब्रिज अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में राम सेतु। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। दक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, गुजरात के काठियावाड़ तट पर ना है जी, गुजरात के तट पर होगा ना, गुजरात क्या हो जाएगा? गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक, पाक जल संधि। अच्छा, ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से, सुमात्रा को ग्रेट निको, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निको, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन, भारत और चीन, भारत और चीन को। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा, किसके द्वारा? रेड क्लिफ ना, रेड क्लिफ का निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1900। भारत के सुदूर पूर्व में मतलब पूर्वी भाग में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में? म्यांमार बनाती है। थाईलैंड, वियतनाम तो सुदूर पूर्व में है लेकिन इस स्थलीय सीमा बनाती ही नहीं है। और चीन तो उत्तरी भाग में बनाती है, चीन तो उत्तरी भाग में बनाती है, तो म्यांमार होगा उत्तर। क्या हो जाएगा? म्यांमार। अच्छा, भारत म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर की? 1643।
चीन इसलिए नहीं होगा, चीन तो म्यांमार से ज्यादा सीमा बनाती है 3488 किलोमीटर, लेकिन चीन भारत के उत्तर में है न हो, समझ गए। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर? अरुणाचल प्रदेश ना, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका के साथ लगती है? नहीं, श्रीलंका के साथ तो जलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है, बाद बाकी के साथ तो लगती ही है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मूल तौर पर 5 देश आता है, और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मूल तौर पर जो 5 देश आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यही 5 देश जो है आपको आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। ये 5 के अलावा अन्य कोई भी नहीं आता है। तो अब बताइए क्या होगा उत्तर? श्रीलंका होगा? हाँ, श्रीलंका होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? कौन? गोवा ना, गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश ना, 4096 किलोमीटर ना, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर ना, नेपाल 1751, चीन 3488। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ना। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, कितना किलोमीटर? 100। नेपाल तो आप देखे ही। भूटान 699, म्यांमार 1643। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान ना, पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश ना, दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय, द्वीपीय, हिमालय प्रदेश ना, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, सागर तटीय। यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आप याद कीजिए, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर जो है प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तटीय मैदान। दूसरा चैप्टर में आप पढ़िए, देखिए पहला चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का भी बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े होते तो यहां पर ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाते। समझ गए? आंसर डी। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। एकदम सब चीज आप पढ़े हैं, नो हो, कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं पढ़े हैं। समझ गए? सब चीज पढ़े हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार। और जानते हैं, हम जो है पहली बार क्वेश्चन आंसर किसी बैच में करवा रहे हैं। ऐसे हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते, थ्योरी पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, अपना याद कीजिए। समझ गए? लेकिन जो है फिर सोचे फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर भी करवा देते, थोड़ा देख लीजिएगा तो क्या दिक्कत है। समझे? तो करवा रहे हैं तो इसको याद भी कीजिएगा। अब इतना करवाने के बावजूद भी अगर याद नहीं करते हैं तो फिर हम में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आप में है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार का। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार, और मेघालय के पठारी भाग में गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती है, यानी वह भी जो है आपको संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट है न हो। पश्चिमी तट पर गुजरात है न हो, और गुजराती के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, तो काठियावाड़ होगा। कोंकण, महाराष्ट्र के तट को कोंकण, महाराष्ट्र पश्चिमी भाग में न है।
तो ये भी तो पश्चिमी भाग हो गया। मालाबार, केरल, केरल पश्चिमी भाग में है ना, केरल के तट को मालाबार कहते हैं ना। जब एबीसी नहीं होगा तो क्या होगा, डी, डी होगा। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, डी। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पूर्वी, पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी तट का भाग है, समझ गए। और जो है तमिलनाडु का तट, तमिलनाडु का तट पूर्वी तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल उत्तर होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता, पूर्वी, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोंकण तट, दमन से गोवा, दमन से गोवा या गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, प्रवाल उत्पत्ति, प्रवाल उत्पत्ति ना। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन है, बेरन और बेरन ज्वालामुखी द्वीप सक्रिय है न हो, नारकोंडम सुसुप। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम और मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बेरन। क्लियर, तो क्या होगा, बेरन और नारकोंडम, बेरन और नारकोंडम। न्यूमूर द्वीप कहां है, बंगाल की खाड़ी में ना। बांग्लादेश और बांग्लादेश और बंगाल के सीमा पर है, बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, बंगाल की खाड़ी। कौन एक द्वीप है, दमन, दीव, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली। दीव, 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 दीव एक द्वीप है और खंभात की खाड़ी में है, गुजरात के तट पर है, काठियावाड़ तट के पूर्वी भाग में है, समझ गए। इसको अगर आप काठियावाड़ तट मान लेते हैं तो ये जो काठियावाड़ तट है गुजरात राज है, ठीक है, कौन राज है, गुजरात। और ये काठियावाड़ तट के यहां पर द्वीप है और दमन इस एरिया में है, दमन द्वीप नहीं है, ठीक है। अब पुडुचेरी, दादर नगर हवेली द्वीप नहीं है, दीव होगा। क्या होगा, दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल था और जब किसी भारतीय क्रांतिकारी को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो उसे सेलुलर जेल में ही भेजा जाता था, सेलुलर जेल में भेजा जाता था। तो काला पानी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित, अरब सागर में ना, अरब सागर में। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। गंगा सागर द्वीप कहां है जानते हैं, गंगा सागर द्वीप कहां है, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल के जो है दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी में है। और न्यूमूर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में ही है और लक्षद्वीप तो अरब सागर में है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, रामेश्वरम, श्रीलंका और भारत के मध्य। लक्षद्वीप में कितने द्वीप, 36 ना, 36 द्वीप। थार मरुभूमि कहां है, राजस्थान में ना। अब थार मरुभूमि का विस्तार सिर्फ भारत में ही है, पाकिस्तान में भी न है। यानी भूले ना है आप लोग ना। देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है, सुनिए सुनिए। विश्व मानचित्र पर देखिएगा,
तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर, नीचे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। नीचे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका महादेश है। कौन महादेश है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश है। जो अंटार्कटिका महादेश है ना, अंटार्कटिका महादेश पर मानव नहीं रहता है। इसका 98% हिस्सा जो है ना बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। और इस महादेश का प्रयोग विश्व के सभी देश अपने अनुसंधान हेतु करता है। विश्व के सभी देश यहां पर जाकर के अपना रिसर्च करता है। विश्व के सभी देश यहां पर जाकर के अपना साइंटिफिक रिसर्च करता है, वैज्ञानिक शोध करता है, जिस वजह से अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। और आपको अंटार्कटिका महादेश पर भारत अभी तक अपना तीन मिशन भेजा है। भारत के एक मिशन का नाम दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये तीनों भारतीय मिशन है जो अंटार्कटिका महादेश पर शोध संस्थान करने के लिए गया है। शोध संस्थान करने के लिए गया है, यानी कहने का मतलब यह हुआ, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नीचे से एक लाइन लिखिएगा कॉपी में, पहला चैप्टर में कॉपी में कहीं पर भी लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर जब खत्म करे ना तो 1-2 पेज छोड़ करके आप आगे बढ़ा कीजिए। अब जो है पहला चैप्टर का क्वेश्चन करवा देंगे, तब दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन करवा देंगे, और तब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। क्या लिखिए, लिखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थापित दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। 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 उसी में अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन? सियाचिन ना। ग्लेशियर मतलब बर्फ का बड़ा टुकड़ा, समझ गए? तो सफेद पानी का के नाम से जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। किसको? सियाचिन ग्लेशियर। कितना किलोमीटर में फैला हुआ? 76 किलोमीटर में। हाँ, हैदराबाद का जुर्बा नगर, सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुर्बा नगर के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में वर्तमान में है यह। तो हैदराबाद का जुर्बा नगर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुर्बा नगर एर्नाकुलम। कोच्चि का जुर्बा नगर एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन। अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख ना। लद्दाख। अच्छा, भारत का सफेद मरुस्थल
कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब भारत का गर्म मरुस्थल थार, समझ गए। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख, सफेद मरुस्थल कच्छ का रण, गर्म मरुस्थल थार। ये बात नहीं बताएं, नीचे से लिख लीजिए, नहीं बताएं तो नीचे से लिखिए एक लाइन। भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। आज थोड़ी अब बोलिए, अब दिख रहा। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है, कच्छ के रण को कहा जाता है। लिख लिए ना अब? हाँ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या गोंडवाना लैंड ना। अच्छा एगो बात बताइए, जो एशिया महादेश है वो कौन लैंड में आता? अंगारा लैंड में, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड में। समझ गए? तो याद है ना? हाँ। अच्छा एक बार बता दीजिए तो अंगारा लैंड में कौन कौन महादेश आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। ग्रीनलैंड नहीं आता है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत। चलिए याद है आप लोग? कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए, बताए थे ना? कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है? नहीं बताए थे। बताइए आंसर। मणिपुर होगा ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा तो होबे नहीं करेगा, ये सबसे तो गुजरबे करती है। समझ गए? तो ये तो उत्तर दक्षिण होगा नहीं एकदम। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हाँ? मणिपुर होगा ना? मणिपुर। कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा आइएगा, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% पहाड़ है। पहाड़ शब्द जोड़िए, पठार है, मैदान है। अब ही क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अब सही हुआ। ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा अपना क्वेश्चन में। और अब पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। गलत, गलत कौन है? 3 नंबर ना हो। भारत के क्षेत्रफल के 48% भूभाग पर मैदान है। नहीं, 43%। कितना प्रतिशत? 43% भूभाग पर। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यही सब नदी ना अब साथ ला करके जमा करती है तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। हाँ या ना? हाँ। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भाग में बांटकर पड़ता? पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश। हाँ, सबसे नवीनतम तो उत्तर भारत का विशाल मैदान ही न है हो, तो ये भी सही है या नहीं है? है। इस मैदान की मिट्टी 4 नोजम प्रकार की ना,
देखिए चारनोजम मिट्टी कहां पाई जाती है जानते हैं? चारनोजम मिट्टी जो है ना शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चारनोजम मिट्टी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को चारनोजम मिट्टी कहते हैं और इस मिट्टी का रंग काला होता है। और यह मिट्टी जो है ना गेहूं के लिए अच्छा माना जाता है, गेहूं के लिए अच्छा माना जाता है। यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में जो है चारनोजम मिट्टी पाई जाती है और इसलिए यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कनाडा के विनिपेग शहर में, विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कनाडा के विनिपेग शहर में है। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, वहां पर तो नदी जो अवसाद बहाकर लाती है उसी से मैदान का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जल के द्वारा बहाकर, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो इस मैदान की मिट्टी चारनोजम नहीं है, बल्कि चारनोजम जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मिट्टी है जिसका रंग काला होता है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में चारनोजम नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो जो जलोढ़ मृदा है काफी उपजाऊ मृदा है। जो जलोढ़ मृदा है वह जो है आपको काफी उपजाऊ मृदा है और सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, फिर बिहार में, समझ गए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मृदा में लगभग हर प्रकार का फसल उत्पादित हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में जो है लगभग हर प्रकार का फसल उत्पादित हो जाएगा। जैसे सलाई रिंच समझते हैं, जैसे रिंच में भी नंबर आता है, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, यानी जो भी नंबर आता है और उसी में एक सलाई रिंच होता है। और सलाई रिंच में जो है कसना होता है, समझ गए। जहां पे जितना पे कसना है उतना पे कस दीजिए। तो जो जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा सलाई रिंच है एक प्रकार से कहिए, मतलब वहां पर हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो जाता है, समझ गए। तो ये बात हो जाएगा। नीचे से एक लाइन लिखिएगा तो उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में, उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अब नीचे से स्टार मार के, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी। और शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध समझते हैं कि नहीं समझते? नहीं समझते हैं? हाँ, हे भगवान, आज तोड़ी के देखिए, सुनिए। अब पहले एक लाइन लिख लीजिए तब समझाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को चारनोजम मृदा, चारनोजम मृदा कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग प्रायः काली होती है। इस मिट्टी का रंग प्रायः काली होती है। यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है।
और यहां पर थोड़ा सा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये मानचित्र जो है आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा समझिए। और इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से, हाँ ये सही है, ठीक है। क्या है ये? सही है। और चुनना क्या था हमको? गलत को। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, है समझते होंगे आप लोग महाराज भा, झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी को लगभग गोलाकार मान सकते हैं। पृथ्वी तो लगभग गोलाब के आकार का है, लेकिन मान सकते हैं गोलाकार, कोई दिक्कत ना है। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। अब फिर विषुवत रेखा के नीचे आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के नीचे आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। 90 डिग्री तक जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप ऊपर जाइएगा, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, उत्तरी अक्षांश रेखा। इससे ऊपर जाइएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। नीचे आइएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। फिर इससे भी नीचे आइएगा तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। ठीक है। और पृथ्वी है। जैसे एक बात समझिए, आपको जो है घर में किसी को भी जरूरत होता है पैसा का, तो किससे मांगते हैं? पिताजी से, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ पिताजी होते हैं। तो वैसे ही जो ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में एक सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। और जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत जैसे परिवार में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब आता है, वैसे ही सौर मंडल भी एक परिवार है जिसे सौर परिवार कहा जाता है। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह सब आता है। और सौर परिवार में एकमात्र तारा सूर्य है। ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं, लेकिन सौर मंडल में एकमात्र तारा है सूर्य। तारा उसको कहा जाता है जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश हो। तारा उसको कहा जाता है जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश हो। तो सौर मंडल में जो है एकमात्र तारा सूर्य है, एकमात्र सूर्य है जिसके पास उष्मा और प्रकाश है। तो सौर मंडल के अंतर्गत जो ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह आता है, इन सभी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। कौन होता है? सूर्य। और सौर परिवार को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। इतना बात क्लियर। अब सौर परिवार के अंतर्गत जो ग्रह आता है, ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या जो 8 है, उसमें एक ग्रह अपना पृथ्वी है। उसमें एक ग्रह अपना पृथ्वी है। और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर मानव निवास करता है। इसके अलावा अन्य किसी भी ग्रह पर मानव निवास नहीं करता है। पृथ्वी पर मानव के निवास करने के कारण ही जो है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। किससे होती है? सूर्य से।
तो पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति किससे होती है? सूर्य से, सन से, सन से। अब सूर्य की प्रकाश इस क्षेत्र में, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में सीधी पड़ती है। और जब सूर्य की प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में सीधी पड़ती है, तो इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होता है। जैसे आप दोपहर में 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, तो दोपहर में 12 बजे देखेंगे गर्मी अधिक लगेगा आपको, दोपहर में 12 बजे। तो जहां पर सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ती है गर्मी अधिक, वहीं सूर्य की प्रकाश जब तिरछी पड़ती है तो गर्मी कम होता है। जैसे सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में आप देखिए, सुबह के टाइम में सूर्य तिरछी नजर आती है, शाम के टाइम में भी सूर्य तिरछी नजर आती है, और दोपहर के टाइम में सीधी नजर आती है। तो जब सूर्य तिरछी नजर आती है तो सुबह के टाइम में देखिएगा मौसम थोड़ा सुहावना होता है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है। शाम के टाइम में भी मौसम सुहावना और ठंडा होता है, लेकिन जो दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम में गर्म होता है, क्योंकि आपको सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है। इस बात को समझ रहे हैं? तो मॉर्निंग इवनिंग में जो है ठंडा मौसम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। दोपहर में गर्मी होता है क्योंकि सीधी पड़ती है। तो अब यहां पर सीधी पड़ती है तो गर्मी अधिक होगा ना हो, तो इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होता है, जिस वजह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में ना तो गर्मी अधिक होती है ना ठंडा अधिक होती है, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। जहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडा हो, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडा हो, बल्कि मौसम जो है थोड़ा बहुत गर्म भी हो थोड़ा बहुत ठंडा भी हो, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। फिर जो ऊपरी हिस्सा है 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर, इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर ठंडा काफी ज्यादा पड़ता है, यहां पर ठंडा काफी ज्यादा पड़ता है। फिर उसी प्रकार से आप नीचे आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और फिर जो है 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अब तो आपको स्पष्ट हुआ होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और दोनों गोलार्ध में 66.5 से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और हम लोग मानव हैं, और आप स्वयं इस बात को समझिए, आप तो फील कर रहे हैं हर चीज को, मौसम को भी फील करते हैं आप, हर चीज को फील करते हैं, गर्मी को, ठंडी को। आप स्वयं इस बात को सोचिए कि मानव ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। मानव ज्यादा ठंडा को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। तो मानव जब ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ज्यादा ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो क्या मानव शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध में सर्वाइव कर सकता है? नहीं। तो मानव सर्वाइव कर सकता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त दशा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसलिए जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मानव के रहने के लिए जो सबसे उपयुक्त कटिबंध है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। बात कुछ समझ में आया? तो अब क्या करना है जानते हैं? एक लाइन लिखना है और उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? हाँ, कॉपी में, हाँ लिखिए, एक लाइन लिखिए।
संपूर्ण पृथ्वी को संपूर्ण पृथ्वी को संपूर्ण पृथ्वी को तीन ताप कटिबंधीय क्षेत्र में तीन ताप कटिबंधीय क्षेत्र में बांटा गया है। एक नंबर में उष्ण कटिबंध, एक नंबर में उष्ण कटिबंध, 2 नंबर में शीतोष्ण कटिबंध, 3 नंबर में शीत कटिबंध। तीन नंबर में शीत कटिबंध, एक नंबर में उष्ण कटिबंध, 2 नंबर में समशीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण को ही समशीतोष्ण भी कहते हैं, अलग नहीं है। और 3 नंबर में शीत कटिबंध। नीचे से एक लाइन और, मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त दशा, मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त दशा मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त दशा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अब क्या करना है पता है, इस फिगर को ड्रॉ कर लेना है, जैसे है वैसे फिगर ड्रॉ कीजिए। अब मोबाइल में मत खींचिए महाराज, ड्रॉ कर लीजिए ना, क्या होगा। क्या 2-4 गो तो लाइन लिखना है, बताइए बा। आप लोग सब चीज में फोटोए खींचने लगते हैं। ड्रॉ कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको हटा दे यार। तब होली में घर जा रहे हैं ना, जाइए ना, जाइए, जाना चाहिए। ऐसे अब होली होता कहाँ, होली होता है नहीं होता, पहले जैसा होली होता है अब नहीं होता है। पहले तो जोगिरा सरर होता था ना। अब तो बिहार में शराबे बंद हो गया, शराब बंद है बिहार में। हाँ, होम डिलीवरी ना। बिहार में शराब की स्थिति भगवान जैसा है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह। मतलब जैसे भगवान दिखते कहीं नहीं है लेकिन है हर जगह।
छाप लिए, आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए ना। चलिए 77 क्लियर, 78 पे आइए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ना है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच, हाँ। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर, हाँ। उपर्युक्त सभी कथन सही। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के? उत्तर प्रदेश होगा ना। 8 राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित? 9 ना, 8 गो राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश ना, दोनों के साथ कह रहा है, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अच्छा एगो बात बताए, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? और सबसे छोटी? हिमाचल प्रदेश। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण? 17.5। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100, सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, गलत है ना? संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, गलत है ये। गलत को ही चुनना था, आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516 है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान ना, भारत और श्रीलंका। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, हाँ, आंसर सी। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। भारत अवस्थित है देखिए, ये इसलिए नहीं होगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, दक्षिणी थोड़े है, उत्तरी ना। बी इसलिए नहीं होगा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। सी होगा, और डी इसलिए दक्षिण लिखा हुआ है, डी नहीं होगा, आंसर सी। देखिए ऐसे भी करके फंसाता है, कितना ध्यान से चीजों को याद रखना होगा, पूरब पश्चिम, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर यानी उत्तरी पूर्वी। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? म्यांमार तो लगाता है, मानचित्र देखिए ना, म्यांमार लगाता है,
त्रिपुरा भी लगाता है, नागालैंड नहीं लगाता है, और असम भी नहीं लगाता है। असम लगाता है, थोड़ा देखिए मानचित्र निकालिए। मिजोरम के साथ ना, क्या है मिजोरम? नहीं, असम लगाता है, असम लगाता है। नागालैंड होगा उत्तर, क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड, असम लगाता है, असम, नागालैंड होगा, नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, असम लगती है, नागालैंड भी लगती है, भूटान, हाँ भूटान भी, भूटान भी। अरुणाचल प्रदेश को मानचित्र पर देखिए ना, इधर जो है आपको भूटान है, इधर चीन है, और नीचे जो है असम है, और इधर जो है नागालैंड है। समझ गए? इस एरिया में नागालैंड है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर ना, मणिपुर, मणिपुर होगा। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात एकदम सटा हुआ है। महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हाँ सटा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? ओडिशा, ओडिशा जो है पश्चिमी चौथा, ओडिशा जो है ऊपर में झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, और इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा तो आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड के साथ, तो ओडिशा होगा, ओडिशा। अब बाद बाकी मध्य प्रदेश के साथ गुजरात, हाँ लगाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में गुजरात है, राजस्थान वो भी लगाती है, उत्तर प्रदेश भी लगाती है। उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही बनाती है। आंसर ओडिशा। नेफा के नाम से, अरुणाचल, नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पोर्ट ब्लेयर स्थित बताइए? दक्षिणी अंडमान ना, दक्षिणी अंडमान। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप तो अरब सागर में ना, और दमन तो द्वीप है नहीं, लक्षद्वीप अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राम सेतु, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। क्या होगा? व्हीलर द्वीप। सियाचिन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र ना, रेगिस्तान थोड़े है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ना, भारत और म्यांमार के बीच ना, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब इससे आगे अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में खत्म कर देंगे। है सुनिए हीरो सब, क्या कहते हैं आपको जो है
100 क्वेश्चन याद करके आइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। बाद बाकी 250 है ना, कल 150 क्लियर कर देंगे। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे।